ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आजकल सारे स्कूल्स में ज्यादातर पेपर्स चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म के या यूनिट टेस्ट टाइप के चल रहे हैं। तो उसमें सारे बच्चों का उद्देश्य क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अच्छा से अच्छा पेपर करके दिखाएं। तो यहाँ पर पेपर अच्छा करने के लिए पेपर को ही अगर आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, है ना। तो अभी मेरे पास एसकेडी स्कूल का एक पेपर मिला है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आज उसी पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं। और पिछली क्लास में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था पिछली क्लास में, वो आप रीड करके रखिएगा, और जो मोबाइल ऐप है उसमें आपका वो वीडियो भी मिल जाएगी, या उस टाइप की बहुत सारी वीडियो हैं। तो आप नोट्स जो बीच में एक दिन का खाली समय होता है उसमें आप नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि रजिस्टर अगर आपका सही है तो एग्जाम टाइम पर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर रजिस्टर आपका सही नहीं बना है तो एग्जाम टाइम पर आप भटकेंगे, इनसे फोटोकॉपी कराओ, उनसे नोट्स मंगवाओ, काफी दिक्कतें आएंगी। ऑनलाइन कहां तक वीडियो देखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जो है रजिस्टर सही सलामत बनाएं। और आज दूसरी क्लास मुझे पढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर पेपर पहले सॉल्व करवाऊंगा, और अगली क्लास में हम लोग दूसरी वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे। और किसी बच्चों में कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है। अगर किसी बच्चे का 9th का पेपर हुआ है, जैसे मैंने एलपीएस का पेपर हुआ था तो वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है, लेकिन अगर किसी और स्कूल का जैसे सीएमएस का 9th का पेपर अब मुझे नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई सीएमएस का बच्चा है तो अभी फोटो खींचकर पेपर का यहाँ पर भेज दे, तो मैं उसका भी पेपर डिस्कस कर लूंगा। ऐसे जो भी स्कूल के अलग अलग बच्चे हैं और उनका 9th के स्कूल का पेपर हो चुका है, क्योंकि 10th वाले मैंने मैक्सिमम सारे स्कूल के करवा दिए हैं, तो 9th वाला जो पेपर अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं अगर, तो वो अपना पेपर भेज दें ग्रुप पर, और मैं उसको भी आज की क्लास में ले लूंगा। शीट से कोई मतलब नहीं, हमें पेपर से मतलब है। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और आप लोग को जवाब भी देना है जिसको जो उचित लगे कि हाँ ये सही है और यहाँ पे ये होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अ मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। ये आपका ही पेपर है ना? हाँ, तो इसका मतलब आपने जो आंसर लगाए होंगे वही इसमें है, तो चेक हो जाएंगे। तो ये इनहेरिटेंस बिल्कुल सही है। अब इसका जो बच्चे मतलब नहीं क्लियर कर पा रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूं कि जावा के प्रिंसिपल्स में आपके 4 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। जावा में पहला होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा आपका इनकैप्सुलेशन, तीसरा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा होता है आपका इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस मैंने टिक किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी कोई दूसरी क्लास ले रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने फादर मदर की प्रॉपर्टी हमारे अंदर आती है। तो फादर मदर आपका सुपर क्लास हो गई और हम लोग सब क्लास हो गए। तो सुपर क्लास के कोई भी फीचर सब क्लास में अगर आ रहे हैं तो उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो यहां पर ये इनहेरिटेंस ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर, देखिए ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। एक और भी होता है शिफ्ट ऑपरेटर, वो बुक में है लेकिन हम लोगों का यूज में नहीं आता, लेकिन हम कंपटीशन या जब आपका पेपर प्रैक्टिस वगैरह चल रहा होता है तब जरूर बता देते हैं। कोई चांस नहीं लेना ना, क्योंकि आपको 100 के लिए हम तैयार कर रहे हैं। 99 90 से कोई मतलब नहीं है। अब आपकी मेहनत 100 आपको दिला भी सकती है, नहीं तो 90 अबव तो सबका रहेगा बोर्ड के एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर। तो आपको मालूम होना चाहिए बाइनरी ऑपरेटर में आपका 4 तरीके के ऑपरेटर आते हैं। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड, है ना, मॉड। और दूसरा आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आता है। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें आपका एंड और नॉट, ये सब रिवाइज करा रहा हूं मैं, खाली पेपर में बहाना है, बाकी रिवाइज भी करा रहा हूं। एंड और नॉट होता है। और चौथा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर,
जिसमें आपका इक्वल साइन होता है, सिंगल इक्वल साइन। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है हाँ, यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। तो देखो एंड अभी मैंने नाम लिया था है, मॉड का साइन अर्थमेटिक ऑपरेटर में आ जाता है, एंड रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाता है, और डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर में, और सिंगल नॉट लॉजिकल ऑपरेटर में। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। अब आपका यहां पे सोचने वाली बात है, ये तो सब बाइनरी ऑपरेटर है कि देखो मैं नाम बता रहा हूं, एंड और नॉट तीन होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर में, और मॉड में प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में होते हैं, और डबल इक्वल ये रिलेशनल ऑपरेटर में, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर में। और ये आपका नॉट जो है एंड और नॉट यानी इसके साथ, ये लॉजिकल ऑपरेटर तो सारे हैं। फिर यानी कि क्वेश्चन गलत हो गया क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है। थोड़ा और डीप चलते हैं। डीप ये है, जो सिंगल नॉट है ये दो जगह पर यूज होता है। एक यूनरी ऑपरेटर के रूप में सिंगल नॉट यूज होता है, और एक बाइनरी ऑपरेटर के रूप में सिंगल नॉट यूज होता है। ये आपको नहीं पता होगा, तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो आप इसका एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि आपका ये प्लस और माइनस, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, बाइनरी का अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन सिंगल प्लस और सिंगल माइनस यूनरी ऑपरेटर में भी आता है। तो कैसे? यूनरी ऑपरेटर का मतलब था जब किसी एक वेरिएबल के साथ कोई ऑपरेटर यूज हो, यानी वेरिएबल को हम यहाँ पे ऑपरेंड कर रहे हैं, ऑपरेंड एक ही है, वेरिएबल एक ही है, और उसके साथ कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो वो यूनरी ऑपरेटर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लोग प्लस प्लस ए लिखते हो ना, तो इसमें बताओ प्लस प्लस ए में कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल तो है, एक ही ऑपरेंड है, इसीलिए ये प्लस प्लस आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो ऐसे ही अगर हम माइनस ए लिख दें तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब माइनस भी आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो अब हम यहां पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि ये यूनरी ऑपरेटर में भी आता है और बाइनरी में भी आता है। तो जैसे कि ये आपका कि प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन फिर भी वो यूनरी ऑपरेटर के तरीके से यूज किए जा सकते हैं, ऐसे इसको भी यूज किया जा सकता है। तो सही करेक्ट आंसर आपका ये है, नॉट साइन। ये बाइनरी भी है और यूनरी है, तो क्योंकि यही अकेला है, बाकी तो सब बाइनरी है, बाकी तो सब बाइनरी, ये यूनरी में अकेला जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप जब ये टॉपिक डिस्कस होगा तो ये सारे क्वेश्चन बहुत कायदे से समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए, द कोड विच कैन एग्जीक्यूट वन एनी मशीन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्किटेक्चर इज। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई बताए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? चलिए, आपने कहा मशीन कोड, और कोई बच्चा बता? सर सारे बच्चे ट्राई करें, 9th का पेपर है। नहीं मालूम किसी को? तुम लोग बताओ इसका आंसर। चलो अब यहाँ पर सारे आंसर बदल बदल के बताओगे, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये फंडामेंटल में आपको हमेशा क्वेश्चन मिलने वाला है, जब भी पेपर आपका कोई ना कोई होगा। देखिए, जब आप ब्लूजे या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, ये प्रोग्राम लिखते हैं ब्लूजे में, इस प्रोग्राम को मान लीजिए मैंने ध्यान दो, बातें नहीं करो, राम डॉट जावा नाम से इस प्रोग्राम को सेव किया या ये हुआ,
ये प्रोग्राम आपने मान लीजिए सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम आपने किया, सम ऑफ 2 नंबर का, जब इसको सेव किया तो ये राम नाम दिया तो अपने आप डॉट जावा लग जाता है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। सी होता है, ऐसे ही होता है सोर्स कोड। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोग्राम लिखने के बाद आप कंपाइल बटन पे क्लिक करते हो, ये कंपाइल होता है। अगर कोई एरर है तो नीचे बता देगा, अगर एरर नहीं है तो नो सिंटेक्स एरर दे देता है। तो ये जो प्रोग्राम कंपाइल कराया जाता है, ये सोर्स कोड को कंपाइल कराया आपने, कंपाइल कराया आपने। तो ये कंपाइल होने के बाद एक और नई फाइल क्रिएट होती है। बच्चों ध्यान से सुन लो, यहां बैठ के बातें नहीं करो। तो ये कोड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक नई फाइल क्रिएट होती है। तो ये फाइल का नाम क्या हो जाता है, ध्यान देना, ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। राम डॉट क्या होता है, कोई बताए, क्लास। राम डॉट क्लास नाम से ये फाइल कन्वर्ट हो जाती है, राम डॉट जावा वाली राम डॉट क्लास नाम से बन जाती है। और इस फाइल के कोड को हम लोग कहते हैं बाइट कोड, बाइट कोड कहते हैं। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, उसके बाद जब कंपाइल हो गया, नो सिंटेक्स एरर आ गई, ये फाइल बन गई। अब उसके बाद आप क्या कराते हो, रन कराते हो। रन पे क्लिक करते हो, बाहर आकर फिर से राइट बटन क्लिक किया, वर्डमेंट पे क्लिक किया, रन हो जाता है प्रोग्राम। तो रन कराते हो, तो रन कराने पर फिर से एक नई फाइल खुलती है, एक नई ये फाइल खुलती है, और ये कोड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये फाइल जो बनेगी तो नाम तो इसका राम ही रहेगा, और बाकी इसका एक्सटेंशन नेम आपका बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन मे बी डॉट बैट होता है या कुछ और भी होता है, हमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। बाइनरी फाइल का डॉट बिन भी हो सकता है, कोई एक्सटेंशन नेम इसका अलग होता है। तो ये जो फाइल बनती है, इसी फाइल को हम लोग मशीन कोड कहते हैं, मशीन या ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। अब जरा प्रोसेस पे ध्यान दो, ये जो व्हाइट कोड है, ये जब मशीन कोड में कन्वर्ट कराया गया तो यहां पर इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर यूज हो रहा होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि जावा का कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी, जावैक, जावा सी। और जावा के इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है, जेवीएम। ये चार्ट बच्चों आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग बता रहा है। जैसे मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हमारा जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल करा दिया जाता है तो जो दूसरा नई फाइल जनरेट होती है, उस फाइल का क्लास, उस एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये डॉट के बाद जो भी होता है एक्सटेंशन नेम होता है, तो उसका नाम डॉट क्लास होता है। और हमारा प्रोग्राम जो होता है उसका डॉट जावा होता है, सोर्स कोड जो है, और यहाँ पर डॉट क्लास होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि सोर्स कोड जब बाइट कोड में सोर्स कोड जब कन्वर्ट होता है कंपाइल कराने तो कौन सा कोड जनरेट होता है, तो आप कहोगे बाइट कोड। फिर तीसरा क्वेश्चन कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कराने के लिए जावा का कंपाइलर का नाम क्या है, तब आप कहोगे जावैक, जावा सी। ठीक है, फिर उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाइट कोड क्या है। अब ध्यान देना, यहां पे ये नई चीज सीखने जा रहे हो कि नॉर्मली जावा से पहले जो भी प्रोग्रामिंग चलती थी, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, या पास्कल, फोर्टान, कोबोल, बहुत सारी लैंग्वेज चलती थी। तो उसमें क्या होता था, उसमें सोर्स कोड आपने लिखा और जैसे ही आपने कंपाइल कराया सीधे वो मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता था, बाइट कोड नहीं था। सोर्स कोड सीधे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता था। और मशीन कोड क्या होता है, 0101, ये 01 की भाषा में मशीन कोड होता है। बाइनरी, हाँ बाइनरी नंबर्स होते हैं, ये 0101 फॉर्म में होता है। तो क्या होता था कि ये वाला कोड सीधे आपका मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। कब, जो पुरानी लैंग्वेज होती थी, जावा वाली लैंग्वेज है, जैसे आजकल की पाइथन लैंग्वेज है, ये सब बीच में बाइट कोड यूज कर रही है। फायदा क्या है और फर्क क्या है, देखिए जब आपने बाइट कोड नहीं यूज करते थे, तो मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा। अब दिमाग लगाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही थोड़ी ना होता है, कई सारे होते हैं ना।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक किस में चलता है? एप्पल में चलता है। ऐसे नोटबुक, हाँ, ऐसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में चलता है। ऐसे ओबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डेस्कटॉप के लिए होता है। हाँ, हम ओएस की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ढेर सारे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए आपने विंडोज पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, है, विंडोज पे आपने ये प्रोग्राम लिखा, सोर्स कोड, और उसके बाद वो मशीन कोड पे आपका कन्वर्ट होके चल गया आप वाले कंप्यूटर पे। अब आप चाहते हो कि यही वाला प्रोग्राम हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं, तो हमने क्या किया, ये प्रोग्राम सी ड्राइव में सेव होगा। हम सी ड्राइव में गए और राम डॉट जावा नाम से सेव था, हमने इसको कॉपी कर लिया और पेन ड्राइव में डाल लिया, और गए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे चल रहा था या उबंटू जिस पे चल रहा था, उस पे हमने सी ड्राइव में जावा उसमें भी इंस्टॉल है, उसमें पेस्ट कर दिया। तो अब जब ये कोड हम यहाँ पे मैक वाले या उबंटू वाले पे चलाएंगे ना, तो नहीं चलेगा, जबकि इस पे बिल्कुल ओके, सही सही रन हो रहा था विंडोज पे, और इस पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो जेवीएम है ना, जावा का इंटरप्रेटर, ये जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं। कंपाइलर तो जावा ही है, लेकिन ये जेवीएम जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई फाइल यानी सोर्स कोड आप किसी दूसरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल के चलाना चाहो, तो उसका इंटरप्रेटर क्योंकि एक ही होगा, विंडोज विंडोज का एक ही होगा। भले ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्जन चेंज हो गया हो कि विंडोज 10 का आपने विंडोज 7 में चलाना चाहा, चल जाएगा, क्योंकि उसका जेवीएम एक ही होगा। लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जेवीएम है वो अलग होगा, वो इस कोड को पढ़ ही नहीं पाएगा, इस कोड को नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए पुराने समय में जो सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती थी या जो बहुत सारी और मैंने बताई, उसके प्रोग्राम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाए गए उसी पे चलते थे, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकते थे। तो ये डिपेंडेंसी थी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने बनाया उसी पे चलेगा, ठीक है ना। अब आया बाइट कोड। बाइट कोड एक स्मार्ट कोड है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा रीड किया जाता है। यानी कि आपने विंडोज में प्रोग्राम बनाया और आपने क्या किया, जब उसको कंपाइल करा लिया तो बाइट कोड जनरेट हो गया। अब आप क्या करो, बाइट कोड वाली ये फाइल कॉपी कर लो, डॉट क्लास वाली, राम डॉट क्लास वाली, और इसको विंडोज से आप मैक पे जाओ जाओ और उस पर ये पेस्ट कर दो और फिर कंपाइल करा दो प्रोग्राम। तो क्या होगा, मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो सॉरी जो इंटरप्रेटर होगा, तो बाइट कोड को सारे इंटरप्रेटर पढ़ लेते हैं, यह सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरप्रेटर चारों हैं, मतलब 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो चारों के इंटरप्रेटर एक ही उसमें जावा में लोड होते हैं। तो चाहे विंडोज का प्रोग्राम उसमें चला लो, चाहे मैक का चला लो, चाहे उबंटू चला लो, सबका चला लो। इसीलिए बाइट कोड को इंडिपेंडेंट कोड कहा जाता है। इंडिपेंडेंट कोड मतलब वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है। समझ गए? ये कहानी थी। बाकी जो है एक क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही रीड कर लेता है पूरा, और उसके बाद एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। और जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, पहली लाइन पढ़ी, कन्वर्ट की, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, कन्वर्ट की, फिर तीसरी लाइन पढ़ी, कन्वर्ट की, ऐसे लाइन बाय लाइन करता है। इसलिए कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। समझ गए ये कहानी सब? ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ समझे? कोई क्वेश्चन है किसी का? आ गया समझ में? चलिए, ये याद रखोगे तो 3-4 क्वेश्चन मैंने एक साथ ही आपको सॉल्व करवा दिए। तो आपका यहां पे आंसर क्या हो गया? बाइट कोड। तो तुमने लगाया है। उसके बाद द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू ए, और ए कैसा है, सिंगल कोट्स में है। सिंगल कोट्स मतलब कैरेक्टर है। तो इसका बताओ क्या सही रहेगा? हाँ, आपको कैरेक्टर जो है 2 बाइट मेमोरी लेता है, और बिट्स में पूछा गया तो इंटू 8 कर दो, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो बाइट में अगर मेमोरी साइज याद है आपको, तो इंटू 8 कर दीजिए तो बिट बन जाएगा। तो 2 बाइट ये लेता है, तो 2 इंटू 8 करेंगे तो आपका 16 बिट बन जाएगा। ये आपका आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो।
अब देखिए जरा, r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0 है, तो कौन सी एरर मानी जाएगी ये आपकी रन टाइम एरर है। अब जरा समझते हैं, ये भी क्वेश्चन एक मिलने मिलना है हर एमसीक्यू वाले, उसमें आपका जो है एरर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एरर जो है आपकी 3 तरीके की होती है, कंपाइल टाइम या सिंटैक्स। कंपाइल टाइम या सिंटैक्स एरर, यानी कि जावा का जो कोड लिखा जाता है, तो कोड में जो वर्डिंग यूज हो रही होती है, जैसे सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहां पर ये सिंटैक्स है, यानी सिस्टम का एस बड़ा होता है, स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है, ठीक है। और सेमीकोलन लगाना चाहिए हर लाइन के एंड में, कोई स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में लिखना चाहिए, कोई इफ कंडीशन है तो कर्ली ब्रैकेट खोलो और 2-3 लाइनें हैं उसको बंद कर दो कर्ली ब्रैकेट में। तो सिंटैक्स में अगर कोई गलती की है, वो बंद करके देखो, सिंटैक्स में अगर कोई गलती की है कि कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, किसी उसमें लाइन में सेमीकोलन नहीं लगाया, है ना, इस तरीके की सिस्टम का एस छोटा कर दिया, तो उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल यहां पर खाली लिख दे रहा हूं, सेमीकोलन मिसिंग, ये आपकी एरर आ जाती है। अब यहां पर एक ध्यान देंगे, ये प्रोग्राम में आउटपुट नहीं आया, नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आया, सिर्फ प्रोग्राम कंपाइल किया और कंपाइल भी नहीं हुआ, एरर आ गई। ये ये कंपाइल भी नहीं हुआ और रन भी नहीं हुआ, आउटपुट भी नहीं आया, तीनों चीजें हो गई, कंपाइल भी नहीं हुआ, रन भी नहीं हुआ और आउटपुट भी नहीं आया। दूसरा है आपका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में प्रोग्राम कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स एरर आ गई, नो सिंटैक्स एरर आ गई, फिर आप प्रोग्राम रन कराते हो, जब प्रोग्राम रन कराया तो उसने तुरंत प्रोग्राम को किसी पोर्शन पे रोका और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, वापस आप जहां पे सोर्स कोड लिखा था वहीं किसी लाइन में एरर आ गई, सोर्स कोड जहां लिखा था वहां किसी, बोलना नहीं बहुत हो गया, अब किसी लाइन में एरर आ गई। तो यहां पर क्या कैसे एरर होती है तो पहली एरर जो सबसे कॉमन है, डिवाइड बाय जीरो। जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो कोई सिंटेक्स एरर थोड़ी ना है, हमने डिवाइड के समय जीरो लगा दिया, है? वो हम अभी देख लेंगे, वो उनकी टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन डिवाइड बाय जीरो अगर उन्होंने पूछा है तो वो रन टाइम एरर ही होती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कंप्यूटर पे चला के देखो कि उन्होंने सेमीकोलन भी नहीं लगाया था, तो पहले सिंटैक्स एरर दिखाएगा, जब उसको सही कर दोगे तब रन टाइम एरर दिखाएगा। हाँ, ये उनकी गलती, पीछे पड़ जाना उनके तो डिवाइड बाय जीरो पहली एरर हो गई। ऐसे ही कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हो, मान लीजिए एक नंबर इनपुट करना है आपको, तो उसके लिए लाइन क्या लिखोगे, सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, और आपने धोखे से वहां पर एक कैरेक्टर इनपुट कर दिया या एक नाम इनपुट कर दिया, तो नाम तो एस डॉट नेक्स्ट आईएनटी द्वारा पढ़ा नहीं जाएगा, वो तो इंटीजर वैल्यू पढ़ता है, तो वहां पे नंबर फॉर्मेट एरर आ जाएगी, इनपुट आउटपुट एरर, यानी कि दूसरी आपकी क्या हो सकती है, इनपुट आउटपुट एरर हो सकती है। ये प्रोग्राम रन होते समय प्रोग्राम को रोकेंगी, इनपुट आउटपुट एरर। ऐसे ही 10th वाले बच्चे एरे पढ़ेंगे या स्ट्रिंग पढ़ेंगे, आप लोग भी स्ट्रिंग पढ़ते हो, तो स्ट्रिंग में मान लीजिए कोई राम स्टोर है, राम, तो इसका जीरो इंडेक्स नंबर 1 और 2 तीन ही कैरेक्टर है, तो 0 से 2 तक इंडेक्स नंबर जाएगा इसका, और मान लीजिए आपने लूप चला दिया 3 तक, तो 3 पे कोई इंडेक्स कैरेक्टर है नहीं है, तो लिख के आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं थी, वो तो सेमीकोलन और डबल कोट्स और कर्ली ब्रैकेट चेक करता है ना,
ये आपका प्रोग्राम रन हो रहा था तो आपको तीसरे नंबर पर ये जो इंडेक्स नंबर 3 पर कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं, इस वजह से एरर आई, प्रोग्राम के रन होते समय आई, इसलिए यहां पर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इस तरीके से एरर आती है। तो उसके बाद अब इसमें भी देखो, इसमें प्रोग्राम कंपाइल तो हुआ और प्रोग्राम रन होते समय एरर आए, रन एरर और नो आउटपुट, नहीं इसमें आउटपुट आया नहीं, प्रोग्राम रुक गया ना। हाँ, किसी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लिया आपने तो नहीं निकलता है ना माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट, तो वो मैथमेटिकल कोई एरर है। तो आपका यहां पर अच्छा माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वहां पर नैन लिख के आ जाता है, NAN, नैन, नॉट अ नंबर। एक बार आंखों के सामने आ गया तो कभी अगर आएगा तो याद आ जाएगा आपको, नैन का मतलब नॉट अ नंबर। तो माइनस वाली वैल्यू में ये एरर आती है अगर स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन आपने यूज किया। उसके बाद बच्चों अब तीसरी तरीके का एरर है आपकी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब है आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, आपका प्रोग्राम रन भी हुआ और आउटपुट भी आया, आपका आउटपुट भी आया, बस अंतर क्या रहेगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया। जैसे कि आप मन में सोच रहे थे कि हमें 2 नंबर का, या मन में छोड़ो, आपको क्वेश्चन आया था कि टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर, इसका प्रोग्राम बनाओ, तो आपको A+B लिखना चाहिए था और धोखे से आप A-B लिख गए और यहां पर C में स्टोर करके C को प्रिंट करा दिया आपने। तो क्योंकि आपने साइन माइनस लगा दिया तो आउटपुट भी माइनस का आएगा, और जबकि आप करना चाहते थे प्लस, या क्वेश्चन पूछा गया था प्लस का, तो ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, इसलिए इसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। तो यानी लॉजिकल एरर रियल में कोई एरर नहीं होती, बस उसमें आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आ रहा है, इसलिए वो लॉजिकल एरर कही जाती है। तो ओवरऑल ये 3 तरीके के एरर हैं, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में बनेंगे। आज की क्लास ये मैं खाली पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये तो पेपर बार बार आएगा ना, और फंडामेंटल क्लियर है तो आप हमेशा कर जाओगे, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अब जरा एक बार देखो, नहीं अब जैसे यहां पर ये ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, कोलन साइन तो हो ही नहीं सकता, यहां पर सेमीकोलन होता है। हाँ तुम जबरदस्ती ले लेना नंबर कि आप देखो कोलन साइन लगा तो ये एरर है, सिंटेक्स वाली कोलन कहां लगता है ना, इस तरीके से कह सकती हो। फिलहाल ये रन टाइम एरर है आपकी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सिंटैक्स एरर भी है। तो ये जब प्रोग्राम रन कराओगे तो पहले सिंटैक्स एरर दिखाएगा, जब यहाँ सेमीकोलन कर दोगे तब रन टाइम एरर दिखा देगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 रन टाइम एरर होती है। वो स्कूल पे डिपेंड करता है, टीचर क्या चाहता है। वो भाई हम तो कह रहे हैं ये गलती से लग गया, सेमीकोलन लगाना चाहिए था, कोलन साइन लग गया, पास ही पास तो होते हैं। अब वो गलती उनकी होती है, इसलिए वो अपना नंबर दे। हाँ ठीक। उस उसके बाद बच्चों अब जल्दी से आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए एक्सेस स्पेसिफायर गिव्स द मोस्ट एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो है आपका प्रोग्राम जब लिखते हो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब प्रोग्राम बनाते हो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे ये क्वेश्चन इसमें बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन 10th का है यहां पर। ये तुम्हारा 10th है क्या? ओहो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो ठीक है। वो फंक्शन पढ़ाया क्या उन्होंने, फंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ाया? ओए नीचे ओके, तो यहां पर सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी किसमें मिलती है, पब्लिक में। बिल्कुल सही है आपने लगाया। बाकी इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए अभी नहीं करेंगे। ये पब्लिक आंसर है इसका। क्या कर दिया यार, यहां पर ये पब्लिक आंसर है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर नेम साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, बताओ। हाँ देखो, स्ट्रक्चर नेम साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो बिहेवियर हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
बिहेवियर, और यहां पर आपका ये पब्लिक हो गया था। उसके बाद यहीं तक था। फिर ऑल द फंक्शन ऑफ पैकेज कैन बी इंपोर्टेड बाय यूजिंग, किसी पैकेज के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करवाने के लिए कौन सा इसमें से यूज होता है? तो आपको मालूम है इंपोर्ट वाली लाइन में इसमें से कौन सा साइन मिलता है आपको? नहीं, डॉट नहीं, एस्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि जैसे यूटिल पैकेज में खाली एक ही फंक्शन नहीं होता है, 4 ही फंक्शन नहीं होता है, या एक ही क्लास नहीं होती, उसमें बहुत सारी क्लास होती हैं। तो एस्ट्रिक लगाने का मतलब हमारी इच्छा कि हम उसमें स्कैनर क्लास यूज करना चाहते हैं, या हमारी इच्छा कोई दूसरी स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास उसमें है वो यूज करना चाहते हैं। तो स्टार साइन लगाने का मतलब है आप फ्री हो, कोई भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी फीचर्स जो पैकेज यूटिल पैकेज में है वो सारे यूज कर सकते हो। इसीलिए यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा चाह रहा हूं, जैसे कि आप इंपोर्ट वाली लाइन जब लिखते हो तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, एक लाइन ये लिखते हो, है ना। और एक और होता है, कभी भी बुक उठा के देखना या किसी इंटरनेट पे कोई भी आप देखोगे तो ऐसे लिखा मिलेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। अब स्टार नहीं लगा है, सेमीकोलन। अब इस लाइन का मतलब है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम इस यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास ही यूज करेंगे और उसके फंक्शन ही यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज करेंगे। और स्टार का मतलब है इसके अंदर जो भी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमें नॉलेज है, उसके हिसाब से जो चाहे वो हम यूज कर पाए। तो यहां पर एस्ट्रिक साइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका ये एमसीक्यू पूरा हो गया है। अब देखिए, डिफाइन द टर्म डेटा हाइडिंग, नहीं पता था। ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का यूज करके, जैसे पब्लिक का मतलब सारे लोग यूज कर सकें जो भी चीजें पब्लिक बनाई जाती हैं, और प्राइवेट का मतलब हम छुपाना चाहते हैं, हाइड करके रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर प्राइवेट कर दें। और प्राइवेट का मतलब वो सिर्फ अपनी ही क्लास में कोई भी वेरिएबल को प्राइवेट किया है या फंक्शन को प्राइवेट किया तो अपनी ही क्लास में यूज हो पाएगा, क्लास से बाहर नहीं यूज हो पाएगा। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा ये डेटा हाइडिंग प्रोवाइड कराया जाता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो इट इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली इसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन जब हम लोग ये डेटा हाइड कराते हैं प्राइवेट वेरिएबल लगा के, तो इसका मतलब आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर रहे हो। आप कुछ चीजें दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, लेकिन कुछ चीजें छुपा के भी रखना चाहते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार के फीचर्स हैं कि हैंडल और स्टेयरिंग और ब्रेक ये सब हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन वो अंदर कैसे वर्क कर रहा है ये हमसे छुपाया जाता है, यानी जरूरत नहीं है। उसके बाद राइट द जावा एक्सप्रेशन, तो ये हमेशा क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। यहां पर आप ये पावर है तो इसके लिए मैथ डॉट पाव लगाओगे, मैथ डॉट पाव ब्रैकेट में a प्लस बी और कॉमा x, a प्लस बी की पावर x हो जाए। फिर देखिए यहां पर जब कभी भी इक्वल साइन से पहले प्लस साइन मिल जाए, समझ लो वैल्यू यहां से रखनी है, मैं जैसे बताता हूं उसके हिसाब से। तो x की वैल्यू 4 थी तो 4 प्लस, और जहां पर ये इक्वल साइन हो वहां पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, ब्रैकेट। अब x में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो यानी 4 का वैल्यू चेंज नहीं करना है, 4 ही रहेगा। फिर इनटू, लेकिन इसका वैल्यू 5 हो चुका है जो कि अगले स्टेप पे जाएगा, तो यहां से जब यहां आएगा तो इसकी वैल्यू यहां पे 5 पहुंचेगी, 5 पहुंचेगी। जब 5 पहुंचा तो ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 5 से कितना कर देगा 6, तो यहाँ पे 6 पहुंचेगा, मॉड 2। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और मॉड में दोनों सेम प्रेसिडेंस पे आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट की ओर सॉल्व किया जाता है, तो जो पहले आ गया वो पहले सॉल्व होगा जब सेम प्रेसिडेंस में होता है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस होता तो मल्टीप्लाई ही पहले सॉल्व करते हैं, या प्लस इधर होता और मल्टीप्लाई इधर होता तो मल्टीप्लाई ही पहले सॉल्व होता, चाहे जिधर भी होता।
लेकिन मल्टीप्लाई और मॉड का साइन सेम प्रेसिडेंस में आता है। यहाँ पे बॉड मॉस नहीं चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपका मल्टीप्लाई पहले करा दो, तो 4 इंटू 6 24 मॉड 2, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 प्लस 4, तो 4 आंसर आया इसका। तुम्हारा कितना आया था? वाओ। अच्छा, तुमने क्वेश्चन निकाल दिया, ये एक रिमाइंडर का साइन है, सिर्फ स्लैश लगा होता तो क्वेश्चन होता है। ना ना ना, आंसर का तो गलत है, आउटपुट का है जो स्टेप मार्किंग करें यहाँ पर। उसके बाद गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस इन अ प्रोग्राम। तो इसमें आपको थ्योरी है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। इनहेरिटेंस का एडवांटेज पहला है, इनहेरिटेंस का एडवांटेज रीयूजिबिलिटी। कहां गया रीयूजिबिलिटी? रीयूज कह लीजिए इसको, रीयूज। रीयूज का मतलब कि क्योंकि पापा लंबे थे तो हम भी लंबे हो गए, तो उनके फीचर को रीयूज कर लिया गया। ऐसे ही हम अपने बर्थडे में फ्रिज लाए थे, अब दोबारा मैम का बर्थडे पड़ेगा तो दोबारा फ्रिज थोड़ी लाएंगे, पहले वाली फ्रिज को ही रीयूज कर लेंगे, तो रीयूजेबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। और दूसरा एक होता है ट्रांजिटिव इन नेचर। ट्रांजिटिव नेचर, ट्रांजिटिव नेचर का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम दो ही रिलेशन देख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा के गुण हम में आ रहे हैं, लेकिन अगर मम्मी पापा के गुण हमारी औलादों में भी चले जाए, यानी कि उनसे हमें मिले और हमसे हमारे बच्चों को, तो इसको ट्रांजिटिव इन नेचर कहते हैं। या नाना के हमारे पास आ गए मम्मी के द्वारा, है ना, तो जो दूसरी उधर से मतलब डायरेक्ट नाना हम मतलब हमारे बच्चे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे थ्रू रिलेटेड है, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव इन नेचर, यानी उनके भी फीचर्स उसमें जा रहे हैं। और जैसे मम्मी पापा के डायरेक्ट आ रहे हैं वो दो ही क्लास है, उसमें रीयूज हो रहा है खाली। तो ये आपके दो फीचर्स इसमें आप लिख दीजिए। उसके बाद एक ही प्रोग्राम पूछा था क्या? चीटिंग कर दी, प्रोग्रामिंग दे दी, कहा नहीं देंगे फिर दे दी। देखो बच्चों, यहाँ पे 400 है, 400 इज ग्रेटर देन 300। जो बच्चे नहीं जानते हैं, एक बार मैं बता दूं पहले कि यहाँ अगर ये टर्नरी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, टर्नरी ऑपरेटर, और ये इफ एल्स की जगह पे यूज किया जा सकता है। तो 400 था तो 400 इज ग्रेटर देन 300, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क में जो भी लिखा है ये रिजल्ट आपका सीएच में चला जाता, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोलन साइन में जो भी लिखा है, ये कोलन साइन यानी ये वाला साइन, ये कोलन साइन, इसमें जो भी लिखा है वो आपका सीएच में चला जाएगा। तो क्योंकि कंडीशन हमारी 400 इज ग्रेटर देन 300, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, तो एम में क्या था 400, 400 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 हट गया, 40 बच गया, और 40 कहां जाएगा सीएच के अंदर, तो रिजल्ट क्या आ गया 40.0। 0.0 लगाना जरूरी, डबल है। अच्छा इंटू 2 भी हुआ है, सॉरी, तो 40 इंटू 2 फिर से आपका 40 इंटू 2 80 हो गया, तो 80.0 हो गया। कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये सही है, हमने असल में लंबी लाइन थी तो ध्यान नहीं दे पाए। असल में एक क्या और समझना, हम यहाँ पे इतनी पास से खड़े होकर देख रहे हैं, ये सब चमक हमें दिखाई पड़ रही है, हम तो अंदाजे से पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है सही सही, हमें यहाँ पे धुंधला दिखाई पड़ता है, सब व्हाइटनेस है यहाँ पर, मतलब समझ के देखना पड़ता है। तो ये आपका 400 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 40 आया, और 40 इंटू 2 किया तो 80 आ गया, तो 80.0 आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स? तो ए और बी में ये वैल्यू है। अब देखो, जब नेस्टेड फंक्शन होते हैं सील और मैक्स, तो पहले अंदर वाला फंक्शन वर्क करता है, तो मैक्स क्या करेगा, ए और बी में बड़ा नंबर ढूंढेगा, तो देखो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या 14.74, तो 14.74 यहां आ जाएगा। और इसमें जब आप जो है सील यूज करोगे, तो सील क्या करता है, इंटीजर पार्ट को बढ़ा देता है एक नंबर,
तो ये 14.074 था और सील क्या करेगा 15.0 कर देगा, सिर्फ इंटीजर में एक बढ़ा देगा और पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देगा, जीरो लगा देगा। तो हाँ यहां पर आपका 15.0 आ जाएगा। अब इसके बहुत सारे वेरिएशन है कि मान लीजिए माइनस का ये होता, अगर ये 14.74 जो है इसको माइनस की वैल्यू मिलती, -14.74, तो ये -14.0 कर देता, 74 हटाकर कोई नो चेंज इंटीजर में, माइनस वाली वैल्यू में इंटीजर में कोई चेंज नहीं होगा। एक वीडियो बनाई है, एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। हाँ सब में है, और वो तो हमने यूट्यूब चैनल पे भी फ्री में डाल रखी कि सबका भला हो। तो ये आपका आ गया। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आपको 3 नंबरों में लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो देखो कितना सरल है, लेकिन एसकेडी वालों ने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर, अब देखो एसकेडी वालों पेपर जो है ऐसा बनाया कि बच्चा फेल ही हो जाए, छोटा था लेकिन खोटा था, खोटा। नहीं 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 नहीं, अब देखो ये INT A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20 और C इज इक्वल टू 5, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। ये वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा आपको SC डॉट नेक्स्ट INT से वैल्यू इनपुट होगी। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें यूजिंग नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर लार्जेस्ट नंबर निकालना था ना। तो देखो कैसे होगा, आप एक वेरिएबल और ले लो D, ऐसे लिखोगे, पहले रिजल्ट वेरिएबल D इज इक्वल टू, देखना लंबी लाइन थोड़ी जाएगी, D इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो रियल लाइफ में करते हो वो वाला सोचो। पहले आप 10 और 20 को मैच कराते ना, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो देखो हम मान रहे हैं कि पहले ए वाली वैल्यू बड़ी है, सपोज दैट, तो हमने कहा इफ का मतलब कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो तो क्वेश्चन मार्क, अब चेक करो ए सी से भी बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या चेक करना चाहिए, ए सी से भी बड़ा है। तो कंडीशन अगर ये ए इज ग्रेटर देन बी है तो चेक करो ए सी से भी बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन सी। अब अगर ए सी से, ए बी से भी बड़ा है सपोज दैट, और ए सी से भी बड़ा है, तो कौन बड़ा माना जाएगा, अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए बड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब हर कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क होता है, तो क्वेश्चन मार्क ए वाली वैल्यू इसमें डी में चली जाए। अच्छा मैं समझाते हुए चल रहा हूं, अभी मैं इसको 15 मान लेता हूं, अब तो सबसे नहीं 15 नहीं 25 मान लेता हूं, अब तो सबसे बड़ा है ना। अब चेक करो 25 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू, तो क्वेश्चन मार्क में जाएगा ना। और 25 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ये क्या हो गया, ए जो है डी में चला गया, यानी 25 चला गया। अब देखो अगर मान लीजिए ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो अब कौन बड़ा हुआ, अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो नहीं भाई, ए बी से बड़ा है तो बी तो छोटा हो गया ना, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा हुआ, सी बड़ा हुआ। अब देखो, अब यहां पे मैं मान लीजिए 55 कर देता हूं, 55 तब समझ में आएगा। देखो 25 इज ग्रेटर देन 20, ए बी से तो बड़ा है, लेकिन 25 इज ग्रेटर देन सी यानी 55, तो अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं तो सी बड़ा हो गया ना। तो यानी इसका क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आता है, कोलन साइन, और यहां लिख दो सी, एक स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आप लिस्टेड का दूसरा रूप देखो, देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया, एक कंडीशन चाहिए, एक कॉलन साइन, सॉरी क्वेश्चन मार्क, एक कॉलन साइन, ये तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या हुआ, अरे वो तो सब चला गया। अभी हमने कुछ करा था क्या, डांस वांस कर दिया क्या। हाँ ये क्या कुछ फिर से ब्लूटूथ वगैरह कुछ खुला, ये कौन, कोई किसी की स्क्रीन मिररिंग हो रही है। हम्म, कलाकार है फिलहाल।
मैम देखिए क्या ब्लूटूथ खुला हुआ है क्या मोबाइल का? मोबाइल का ब्लूटूथ खुला हुआ है क्या? फिर से वही हो रहा है, किसी का तो खुला है। पढ़ा लेने दो भाई 2 मिनट के लिए। देखो 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 फिर से देखो, ए में हमारा कितना था बच्चों 25, और बी में हमारा कितना था 20, और सी में हमारा 55 था। तो यहां पर डी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए इज ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क ए, कोलन साइन सी। अब यहां पर मैंने बताया ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसका कोलन साइन कहां गया? नहीं है। तो अब ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया ना, तो इसका मतलब इसके बाद अब इस क्वेश्चन मार्क का कोलन साइन जाएगा। जाएगा। तो यहां पर ये कोलन साइन जो है किसका लग रहा है? इस क्वेश्चन मार्क का। अब ये क्या है, अगर ए ही बड़ा नहीं है बी से, तो इनडायरेक्टली कौन बड़ा हो गया? जो अपने आप नहीं सोच पा रही, अगर ए बी से नहीं बड़ा है तो बी बड़ा हो गया ना, ऐसे है ना, बी बड़ा हो गया। अरे रुको, तो पहले दो को एक साथ चेक किया जाता है ना। तो ए बड़ा है बी से, तो तब तो ये सब करे। अगर ए ही बी से बड़ा नहीं तो इसका मतलब बी बड़ा हो गया ना ऐसे। तो कहां जाएगा? क्वेश्चन कोलन साइन में जाएगा। कोलन साइन में जाए, आप चेक करो क्या बी सी से बड़ा है? बी ए से तो बड़ा हो गया इनडायरेक्टली, तभी तो यहां आया। अब बी सी से बड़ा है तो कंडीशन लग गई, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क होगा। अगर बी सी से बड़ा है, अब मान लीजिए यहां पर हम बी को बड़ा करे दे रहे हैं, ठीक है, ये 7 कर दिया, ये हमने यहां पर 7 कर दिया। अब देखो ए बी से बड़ा है, यहां पर बताओ, कंडीशन फॉल्स। 25 70 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। तो आप कहां आ गए? कोलन साइन में। अब यहां पर 70 है ग्रेटर देन 55, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब यहां क्या लिख दे? बी। तो बी उसमें पहुंच गया, बी बड़ा हो गया। अब इसका कोलन साइन क्वेश्चन मार्क हो गया, तो कोलन साइन भी तो इसका होना चाहिए, है ना। तो कोलन साइन में क्या लिखोगे? इसका जस्ट अपोजिट। यस, फिर से देखो, अब देखो, अब हम यहाँ पे 95 करे दे रहे हैं इसको, चेक करो, ए में क्या है 25, 25 70 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप आ गए कोलन साइन में। अब देखो 75 55 अगर लिया था तब तो बी चला जाएगा, लेकिन अब हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया 95 कर दिया। अब 70 95 से बड़ा है, तो कौन 95 बड़ा हो गया ना, 95 किसकी वैल्यू है? सी की, तो इसका मतलब कोलन साइन के बाद सी। अब आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। 3 नंबरों का बड़ा नंबर ये है, जल्दी नोट करो नहीं तो फिर चला जाएगा। ये बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी आपको खाली सिंटेक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो कोलन साइन होगा ही होगा, लेकिन कोलन साइन ऑप्शनल भी है, अगर नहीं है जरूरत तो ना भी लगाओ, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गई होगा। तो 3 नंबरों में लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम है, और ये कभी कभार पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। वैल्यू बदल सकती है क्योंकि आपकी वैल्यू बदलती रहेगी, ये लाइन नहीं बदलेगी। और उसके बाद एसओपीएलएन में डी को प्रिंट करा दीजिए, एसओपीएलएन डी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, मैंने अलग अलग एग्जांपल लेकर बताया है। और सारे बच्चे जो भी ऑनलाइन में हैं, आप ग्रुप पे प्रेजेंट सर लिख देंगे, जिससे आपकी अटेंडेंस लगेगी। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो फिर अगली क्लास में आपको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, मींस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए अटेंडेंस लगाना जरूरी है। तो अभी आप लिख दीजिए अटेंडेंस में प्रेजेंट सर, सारे बच्चे। आतिफा करके है, और अतीफा, अच्छा, आराध्या है, आयुष है, और आपका कौशकी है, कृतिका है, निधि है, ओजस्वी है, और अपूर्व है। ठीक है, तो ठीक है, आपका पूरा टाइम भी हो गया है और एक पेपर आपने सुंदर सा
कर लिया। अरे सुंदर ही है, समझो, अब कर लिया ना, अब तो सुंदर हो गया। कौन सा? हिम्मत करनी भी चाहिए, क्योंकि जो है आप अगर गलत को ही साथ में बनाए रखोगे और अच्छा जानने, सही जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो अगली क्लास में, अगले पेपर में फिर से गलत करके आ जाओगे। इसलिए करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग लीव कर सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट सर लिख दीजिएगा। अगली क्लास में आपकी वो क्लास कराई जाएगी जो आज करानी थी।